नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश सर में। ये जो आरबी की किताब शुरू की है हमने, इसमें जो नोट्स बना रखे हैं, इसके जो सिंधु सभ्यता घाटी के उसके जो नोट्स है वो पहली वाली वीडियो है, वो मैंने अपलोड कर दी थी। ये दूसरा पार्ट है इसका हिस्ट्री का, जो सिंधु सभ्यता के बाद का जो पार्ट है ये है वैदिक सभ्यता और संस्कृति। आइए पढ़ते हैं। देखिए, जो वैदिक सभ्यता संस्कृति है वो ईसा से लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, जिसमें 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, जिसमें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल माना जाता है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। ये जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ये ऋग्वैदिक काल माना जाता है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। दोनों कालों में बहुत फर्क है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता संस्कृति। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया। उसके बाद में जो 3 वेद हैं वो बाद में लिखे गए। ठीक है। साहित्य भी जो भी थे, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद ये होते हैं, ये बाद में लिखे गए। ऋग्वैदिक सभ्यता की बात करें, ऋग्वेद के समय की इसमें जानकारी होती है और उत्तरवैदिक सभ्यता में बाद के काल की जानकारी होती है, इसकी मिलती है। देखिए, बात करते हैं 4 वेदों की। एक तो ऋग्वेद, प्राचीन वेद ऋग्वेद और गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही एक भाग है। जो यजुर्वेद है वो यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्र इसमें दे रखे हैं, श्लोक भी इसमें दे रखे हैं। गद्य पद्य दोनों में लिखा गया वेद है। सामवेद की बात करें तो देवता की पूजा के मंत्र इसमें शामिल है और यज्ञ के समय जो देवता की स्तुति के गीत भी इसमें शामिल है। कुछ ही भाग इसमें ऋग्वेद से लिया गया है, सामवेद के। ठीक है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्व ऋषि के नाम पर ये अथर्ववेद रखा गया है। चिकित्सा विधि, रोगों से संबंधित इसमें जानकारी दी गई है। वेदों के 4 भाग हैं। देखिए, वेदों के 4 भाग हैं। यह है, एक तो संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। संहिता और ब्राह्मण में ये कर्मकांड इसमें दिया हुआ है। संहिता ब्राह्मण में और इसमें कर्मकांड दिया हुआ और इसमें आरण्यक को जंगलों में बैठ करके लिखा गया है और उपनिषद ज्ञान और दर्शन से संबंधी है। ठीक है। वैदिककालीन जो सामाजिक जीवन है उसमें देखिए, संयुक्त परिवार प्रथा थी। समाज में जो मूल्य थी, शिक्षा की बात करते लड़के और लड़कियों को समान शिक्षा दी जाती थी। जो समाज में मूल इकाई थी वो संयुक्त परिवार रूप से थी। संस्कृत भाषा काफ़ी प्रचलित थी। नारी का उत्थान था, यानी पर्दा प्रथा नहीं थी। लड़कियों को पढ़ाने का प्रचलन था। उस समय जो ऋग्वेदिक काल की जो विदुषियाँ हैं, विद्वान स्त्री कह सकते हैं, स्त्री घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा, ये आदि परम विदुषियाँ थी जो ऋग्वेदिक काल की थी। और गार्गी और मैत्री थी, ये उत्तर वैदिक काल की थी। बाद में जो उत्तर वैदिक काल है उसमें नारी की स्थिति बिल्कुल ही संकट में हो गई थी, शोचनीय हो गई थी। लेकिन फिर भी जो उत्तर वैदिक काल में गार्गी और मैत्री जैसे विदुषियाँ मिलती है, इनको अलग मिलता है। संस्कारों की बात करें तो मंत्रोच्चार और यज्ञ के साथ संपन्न होते हैं। बाली वो नहीं होते थे। एक पत्नी प्रथा थी। वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रचलित थी और जो आश्रम व्यवस्था थी वो थी ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। पहले ब्रह्मचार्य आश्रम 25 साल तक 25 साल तक संस्कार ग्रहण करता था। आगे के जीवन जीने के लिए जो नियम कानून कायदे है वो या अपने शिक्षण के दौरान सीखता था। गृहस्थ आश्रम में वह अपनी गृहस्थी निभाता था और उसके बाद ये गृहस्थ आश्रम 25 से 50, ये 50 से 75 और ये 75 से 50। वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ को त्याग करके जंगल गांव के पास ही वन में रह करके और
उपदेश देता था और संन्यास आश्रम में वह जंगल जाकर परमात्मा के समीप रहता था और जो उपदेश देने का कार्य करता था जो उसने गृहस्थ आश्रम में बिताए थे। इन चारों आश्रम में से सबसे बेस्ट आश्रम माना जाता है गृहस्थ आश्रम को। ठीक है। ऋग्वैदिक काल की जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, वो जन्म प्रधान न होकर के कर्म प्रधान थी। यानी जो व्यक्ति जो कर्म करता उसका वही वर्ण में वो आ जाता था। इसमें देखिए ऋग्वेद में जैसे एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंत्र का निर्माता हूँ और मेरे पिता वेद है और मेरी माता चक्के से अन्न पीसने वाली महिला है। मतलब एक जो वेद मंत्र का निर्माता है वो तो हो गया जो पंडित, और जो चिकित्सक है उस पंडित के पिता है चिकित्सक, और जो पंडित की माता है वो अन्न पीसने वाली महिला। यानी जो जन्म प्रधान न होकर के कर्म प्रधान है, ये वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। जो बाद में बिल्कुल उल्टी हो गई, जो वो कर्म प्रधान न होकर के जन्म प्रधान हो गई उत्तर वैदिक काल में। आइए आगे देखते हैं। जो वैदिक काल के जो राजनीतिक जीवन, वैदिक काल का राजनीतिक जीवन वो देखते हैं। देखिए उस समय जो परिवार था, परिवार से मिलाकर के कुटुंब बनता था। परिवार को मिलाकर के कुटुंब बनता था और कुटुंबों को मिलाकर के ग्राम बनता था। ग्राम को मिलाकर के विश्व बनता था। विश्व ये अलग होता है, वो जहर वाला विष नहीं है। ग्राम को मिलाकर के विश्व बनता था और जो विश्व का जो प्रमुख था उसको विश्वपति कहते थे। कुटुंब को मिलाकर के ग्राम बनता था और ग्राम के जो प्रमुख था उसको ग्रामणी कहते थे, जो ग्राम का अधिकारी होता था। ग्राम को मिलाकर के विश्व बनता था और विश्व का जो एक विष है, उस विष का जो प्रमुख होता है उसको विश्वपति कहते थे। विष से ही विश्वपति। ऐसे ही बहुत सारे विष को मिलाकर के जन बनता था। जो जन है उसका प्रमुख होता था शासक। आप ऐसे कह सकते हैं कि जन से राजन, इस तरह से याद कर सकते हैं। जन से राजन, ये देखिए जन से राजन, इस तरह आपको याद हो जाएगा। तो इसका अधिकारी शासक या राजन होता था। इसमें कुछ एक जो ऋग्वैदिक काल के जो नदियां हैं वो देखिए। वितस्ता थी, पहले उसका नाम वितस्ता था ऋग्वैदिक काल में, अब भी झेलम के नाम से जाना जाता है। जो अश्किनी थी उसका नाम वर्तमान में चेनाब है। परुष्णी है उसका नाम रावी है अभी। विपाशा उसको व्यास बोलते हैं। शतुद्री जो सतलज नदी के नाम से जानी जाती है। शतद्वजदती सरस्वती के नाम से। स्वस्तु स्वाद के नाम से। राजा को परामर्श देने के लिए सभा और समिति होती थी। देखिए सभा है और समिति। देखिए सभा को आज की जो राज्यसभा है उस तरह से मानी जा सकती है। जो बड़े अधिकारियों की सभा होती थी, बड़े अधिकारियों और विद्वानों की सभा होती थी। और जो समिति है वो साधारण जनता के समिति होती थी। उनके साधारण जनता के संगठन से समिति बनते थे और ये बहुत बड़े जो पदाधिकारी विद्वान थे उनकी सभा होते थे। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई एक राजा है तो ये उसकी सभा होती थी दरबार में। ये राजा होता था तो उसकी ये सभा थी। तो सभा के ये लोग यहाँ बैठते थे, यहाँ बैठते थे सामने, और उससे जो बाद में वो समिति थी वो यहाँ के बैठते थे और यहाँ बैठते थे समिति के लोग। ठीक है। ये दोनों सभा और समिति राजा को पद से हटा भी सकते थे और उसको निर्वाचित भी कर सकते थे। आर्थिक जीवन के हिसाब से देखें तो आर्थिक जीवन जो था उसमें मुख्य साधन था कृषि, पशुपालन और व्यापार। नौकरियाँ तो पहले थी नहीं। आर्थिक व्यवसाय करने के लिए कृषि, पशुपालन और व्यापारी थे। कृषि की बात करें तो जो कृषि है उसका मुख्य व्यवसाय था, मतलब सभी के पास ज़्यादातर कृषि होती थी। दो प्रकार की भूमि होती थी, एक तो होती थी उर्वरा और एक होती थी खिल्य। उर्वरा भूमि होती थी उपजाऊ भूमि और खिल्ली होती थी बंजर भूमि। उपजाऊ भूमि किसी एक व्यक्ति की होती थी, जो उपजाऊ भूमि होती थी वो किसी एक व्यक्ति की होती थी, और जो बंजर भूमि थी वो समस्त गाँव के लोगों की होती थी, जो चारागाह के रूप में उपयोग की जाती थी। पशुपालन की बात करते तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी सारे होते थे। घोड़ा भी होता था। सिंधु सभ्यता घाटी में घोड़ा का उल्लेख नहीं मिला। सूरकोटला है वहाँ पर उल्लेख मिला है।
लेकिन जो घोड़ा है उसको पशुपालन में जो वैदिक काल में ही उपयोग में आया। देखिए जो शिल्प है वो शिल्पकला उन्नत थी काफ़ी। अच्छा कपड़ा बुनने में और चमड़ा रंगने में और आभूषण बनाने में वैदिक लोग जो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ थे। हल थी और बैलगाड़ियाँ आदि भी उनका चलन था। लोहार सोनार कुम्हार सभी कार्य करते थे, सभी के कार्य थे होते थे। वेद जो थे वो चिकित्सा करते थे। व्यापार थे वो करते थे व्यापारी वर्ग, जिनको पानी भी कहा जाता था। व्यापार के लिए थी, सिक्के उक्के तो चलते नहीं थे, तो उस समय व्यापार के लिए जो वस्तुएं का प्रयोग होता था। और जो सोने के सिक्के चलते थे उनका प्रचलन बाद में होने लगा। तो दोस्तों ये आज तो ये इसका जो वैदिक सभ्यता है इसका टॉपिक यहाँ तक ख़त्म होता है, जो क्लास सिर्फ 6 क्लास में है। उससे आगे जो 9th क्लास में उसमें आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।